एक बार फिर से शुभ 20 रफ्तार मीडिया पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और मेरे साथ आज पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं शुभ रफ्तार मीडिया चैनल के सीईओ अमित त्यागी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज बीजेपी ने जो है वो आचार संहिता लगने के कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की सीट जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और सबको चौंका दिया है। सर, सबसे पहले इस प्रोग्राम में स्वागत है। चलो, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से आज बीजेपी ने जो है वो महाभारत का आगाज कर दिया है, महाभारत के इस युद्ध में जो है वो अपने 41 योद्धाओं को मैदान में उतारा है। सर, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? सुरेंद्र जी, जब से ये चुनावी घटनाक्रम शुरुआत हुई है, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी से 100 कदम आगे है, लेकिन आज लिस्ट को पहले जारी करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पहला बिगुल हम बजाएंगे। अभी तक सितंबर में ये था कि कांग्रेस ये कह रही थी कि 100 कैंडिडेट में अपने फाइनल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस सीट के बारे में, इस जो लिस्ट के बारे में मैं कहूँगा कि ये जानदार, शानदार और बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से ये लिस्ट बनाई गई है और कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी का जो विज़न है वो भी क्लियर नज़र आता है। अमित सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कह रही थी कि जल्दी लिस्ट जारी होगी, कांग्रेस कह रही है जल्दी लिस्ट जारी होगी, लेकिन बात कर रहे हैं बीजेपी की। लेकिन क्या लग रहा है कि मोदी का राजस्थान में 3 बार दौरा, फिर अमित शाह नड्डा का दौरा, और अब जो है वो 41 प्रत्याशियों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 सांसद इस महाभारत के रण में है। जैसा कि अभी तक बार बार ये आ रहा था कि कौन किस तरीके से कैसे बीजेपी के लिस्ट आएगी, लेकिन ये क्लियर हो गया कि मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। उन्होंने एमपीज़ को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्हें उतारा एमएलए के लिए, और साथ साथ इसमें महिलाओं का योगदान रहा, और साथ साथ एक चौंकाने वाले नाम भी दिए गए। हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे पलटकर जैसा मोदी जी की लिस्ट में नाम होते हैं। सर, ये जो 41 कैंडिडेट जो लिस्ट है, लेकिन सबसे सवाल इस लिस्ट का यही है कि जो भैरू सिंह शेखावत के बहुत करीबी रहे हैं, करीबी नहीं रहे, उनके दामाद हैं, आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, नरपत सिंह राजवी जी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें बहुत चौंकाने वाली हैं। पहला ये कि एमएलएस को, एमपीज़ को एमएलएस के लिए उतारना। दूसरा ये कि सीटों का बहुत ज़्यादा इसमें देखा गया है कि जातीय समीकरण भी क्या है, और बड़ा अचंभित वाला नाम है कि नरपत सिंह राजवी जी को इस बार विद्यानगर की जो सीट है उससे नहीं उतारा गया। सर, सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, और विद्याधर नगर से जो है वो दिया कुमारी है, झोटवाड़ा से जो है वो कर्नल सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तो जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों से आज पर्दा पूरी तरीके से उठ चुका है। देखिए, बीजेपी बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से चलने वाली पार्टी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने 2 राजपूत सीट, हम इन दोनों को राजपूत सीट मानते हैं कि झोटवाड़ा और विद्यानगर, एक से पिछली बार जो है राजपाल सिंह शेखावत लड़े थे और दूसरे से नरपत सिंह राजवी। लेकिन इस बार दिया कुमारी को राजसमंद से उठा के बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हवा महल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये ध्यान रखा कि यहाँ पे जातीय समीकरण क्या होगा, और उन्होंने विद्यानगर की जो सीट है, और मैं मानता हूँ एक सुरक्षित सीट जो है, दिया कुमारी को दिया है। दूसरा, राजवर्धन सिंह राठौड़, पहले वो मंत्री रहे, फिर उसमें उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। हटाने के बाद उन्हें संगठन में लेके आए और बहुत बड़ी तस्वीर और बहुत बड़ी जगह दी गई, बहुत बड़ी जगह है। और मोदी कहीं ना कहीं अपने साथ जो उनके साथी होते हैं या उनके जो गुड बुक्स में होते हैं, उन्हें सही जगह देते हैं। झोटवाड़ा सीट उन्हें दी गई, जो राजपूतों की सबसे बड़ी सीट है। 4 लाख वोटर्स आते हैं वहाँ से, ज़्यादातर 2 लाख 3 लाख के आसपास है, लेकिन 4 लाख वोटर झोटवाड़ा विधानसभा सीट से, जयपुर से सबसे ज़्यादा आते हैं। और कहीं ना कहीं राजवर्धन सिंह राठौड़ का एक ऐसा विज़न है और उनकी एक इतनी अच्छी छवि है कि मुझे नहीं लगता कि ये सीट उनसे कहीं छीनने की हिम्मत कांग्रेस कर पाएगी। हाँ सर, जिस तरीके से लिस्ट आपके हाथ में भी है, लिस्ट मेरे हाथ में भी है, इन 41 कैंडिडेटों की जो लिस्ट है, हम बात करेंगे किरोड़ी बाबा की भी, क्योंकि किरोड़ी बाबा एसटी फैक्टर से हैं और सवाई माधोपुर से जो है वो कहीं कहीं दमखम रखते हैं। क्या किरोड़ी बाबा को सवाई माधोपुर से हटा करके कहीं और जगह भी तो बीजेपी को डिप्यूट कर सकती थी? देखिए, हम पिछले 6 महीने से ये बात कर रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा के टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो सीटें हैं
जो किरोड़ी के इलाके से आती हैं, जहां मीणा बेल्ट है, वहां किरोड़ी लाल मीणा की एक ही सीट नहीं है। अगर आपको देखा जाए तो हम बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, सपोटा से स्टार्ट करते हैं सर इसको लेकर के। मैं जो कह रहे सवाई माधोपुर से, लेकिन फिर बावनवास में राजेंद्र मीणा, लालसोट से रामविलास मीणा और साथ साथ सपोटरा से हंसराज मीणा। कहीं ना कहीं इन सीटों में, इस कैंडिडेट में किरोड़ी लाल मीणा जी का हाथ रहा है। सर, जिस तरीके से ये लिस्ट जो बयां कर रही है वो यही है कि क्या इस लिस्ट में आपको लगता है कि वसुंधरा खेमे को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है या आने वाली लिस्ट में उन्हें जगह दी जाएगी? देखिए, ये कहना वैसे तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत तो मिल गए हैं कि इसमें वसुंधरा राजे कैंप के लोगों को जगह नहीं दी गई है। उसके दो उदाहरण हैं। पहला ये कि झोटवाड़ा से आते हैं आपके राजपाल सिंह शेखावत, और कहीं ना कहीं राजपाल सिंह शेखावत को ना देके राजवर्धन जी को वहाँ दे दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अभी ये भी उम्मीद है कि राजपाल सिंह शेखावत को जो है सिविल लाइन सीट दे दी जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है इंटरनल तौर पे। दूसरा, बानसूर, जहाँ एक और वसुंधरा कैंप के हैं रोहिताश शर्मा जी, उन्हें ना देके शेखावत जी को इसको टिकट को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति भाप रही है, जो स्थिति देखी जाएगी, और कहीं ना कहीं वसुंधरा जी के कैंप के लोगों को बहुत कम दिया तो जाएगा, लेकिन कम से कम जगह दी जाएगी। सर, जिस तरीके से लगातार अब कई सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वसुंधरा के बिना भगवा लहराना मुश्किल है, सीट में अब जो है वो इस सूची में भी नाम नहीं है, तो कुल मिलाकर के क्या तस्वीरें बन रही हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये 41 कैंडिडेट अपने इस महाभारत में वो भूमिका निभा पाएंगे? देखिए, जो 41 कैंडिडेट हैं, और ये हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस और मोदी के जो विज़न है उसको देख के बनाया गया है। मैं ये तो नहीं कहता आज से कि ये जीत जाएंगे, लेकिन ये सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो अपनी सीट को निकाल नहीं सकता। वैसे आखिरी लड़ाई तो जब विपक्ष खड़ा होगा तो पता चलेगा कि स्थिति क्या होगी, लेकिन ये सारे कैंडिडेट अगर आप लेके चल रहे हैं, हम आप जयपुर की सीट की बात करते हैं, हम जयपुर में सीट की बात करते हैं कि झोटवाड़ा राजवर्धन राठौड़, आप भी ये कहेंगे कि ये सीट निकल सकती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। विद्यानगर दिया कुमारी, जो कि उनका होम प्लेस है, होम ग्राउंड है उनका, उन्हें होम ग्राउंड अगर होता तो उन्हें हवा महल से उतारा जाता, लेकिन उन्हें उतारा गया विद्यानगर सीट से। और जो कैलकुलेशन आपने पहले जिक्र किया कि वो कैलकुलेशन है और जातिगत को लेकर के, और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक सुरक्षित सीट है। ठीक है, नरपत जी के बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी ना तो किसी मीटिंग में जाया करते थे, ना किसी और चीज़ में जाया करते थे, फिर भी वो सीट निकल जाती थी राजपूत बेल्ट की वजह से। लेकिन दिया कुमारी के आने पर, और खासकर महिला के आने पे, ये सीट और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और कहीं ना कहीं मंगला सरिया, बार बार सीताराम अग्रवाल जो कैंडिडेट माने जा रहे हैं विद्यानगर के, हो सकता है कि उनको टिकट मिले सामने, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे हैं, वो उनके लिए निकालना मुश्किल रहेगा। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से 4 महिलाएं इस सूची में शामिल हैं, और सबसे खास बात ये कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हें भी जो है वो यहाँ पर सीट में उनके दावेदारी मिली है। सर, क्या लग रहा है आपको कि आने वाली जो लिस्टें हैं उसमें किस तरीके का परिवर्तन नज़र आएगा? देखिए, अगर हम इन टिकट्स को मान के चलें और हम जातिगत आधार पर बात करें, तो यहाँ इस लिस्ट में जाट, मीणा, SC/ST और महिला, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें कुछ गुजर हैं, जैसे बेसला जी का जो बेटे हैं उन्हें दिया गया, यानी कि बेसला जी का जो बीजेपी के प्रति अभी जब उन्हें आगाट योगदान था, उसके उनके बच्चे को काम करने का मौका दिया, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना वादा निभाया। दूसरा, महिलाओं को भी इन्होंने बाकायदा इस लिस्ट में डार्क किया गया है कि हमने महिलाओं को वो दिया है, हमें फोकस किए। लेकिन हम जाते हैं अगर सीकर झुंझुनू की तरफ, तो ये लिस्ट में आपको दिखता होगा बबलू चौधरी, बेनीवाल, तो एक जाटों का सही कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप मीणा के देखें तो एक मीणाओं की लिस्ट है, जिसमें आपने IAS ऑफिसर जो बताए हैं बस्ती से लड़ रहे हैं, वो मीणा आते हैं, यानी 5 से 6 मीणा हैं, 4 या 5 महिलाएं हैं, कम से कम 5 से 7 लोग
जैसे सुभाष मेहरिया और बाकी ये चौधरी बेल्ट से आते हैं, जाट बेल्ट से आते हैं। सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी को लिया गया है। उदयपुर वाटी इन दिनों बड़ा ही चर्चाओं में है, राजेंद्र गुड़ा को लेकर के क्यों नहीं बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है गहलोत के खिलाफ। तो क्या लगता है, क्या गुड़ा यहाँ पर एक कंट्रोल डैमेज बन सकते हैं, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस के लिए? देखिए, गुड़ा का शिवसेना में आना, पहली बात तो शिवसेना का बहुत बड़ा प्रारूप यहाँ नहीं है। शिवसेना सिर्फ सिमटी हुई है महाराष्ट्र तक, लेकिन फिर भी यहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहीं ना कहीं शिंदे से मिलके, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी कि शिवसेना में गुड़ा को ज्वाइनिंग हो गई, और कहीं ना कहीं ये संभावित किया जा रहा था कि बीजेपी इस सीट को छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुभकरण चौधरी जो एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और कहीं ना कहीं मेहनत करते आए हैं, और मुझे लग रहा है कि गुड़ा ना घर के रहे ना घाट के, उन्हें बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया और कांग्रेस उनके विपक्ष में खड़ी होगी। और क्योंकि वो बसपा सीट से आते थे तो एसटी एससी उन्हें वोट नहीं देगा, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा शिवसेना होने के नाते। बीजेपी के जो वोट हैं वो बीजेपी कैंडिडेट के पास चले जाएंगे, और कांग्रेस के जो माली और बाकी वोट हैं वो कांग्रेस के पास चले जाएंगे। गुड़ा की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस लिस्ट में खिसका दी है। सर देखिए सर, इस लिस्ट के अंदर जो एक बड़ा नाम है वो यही है बाबा बालकनाथ, जो कि अलवर से बिलोंग करते हैं और वहाँ से सांसद के रूप में उनकी एक दूसरी छवि नजर आती है यूपी योगी आदित्यनाथ के उस दृष्टिकोण से। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि ये जो 7 सांसद मैदान में है, महाभारत के रण में है, कोई सीएम का चेहरा इसमें से हो सकता है, या क्या दृश्य देख रहे हैं? देखिए, हम अंदाजा लगा रहे थे जब शुरुआती दौर में, हमें ये महसूस हो रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने अहम की लड़ाई कर रही है, लेकिन जब इस लिस्ट को हम देखते हैं तो एक चीज प्रूफ हो जाती है कि कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से की गई, महिलाओं का योगदान। अब हम इसमें बात करते हैं कि जितने भी संभावित कैंडिडेट माने जा रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, उनको यहाँ दे दिया गया है। कौन दे दिया गया है? बाबा बालकनाथ, जिसे कहते थे कि वो योगी के अनुसार हैं। हाँ। और उनको कहीं ना कहीं आगे बीजेपी लॉन्च कर सकती है, अपने लॉन्च कर सकती बड़े चेहरे के रूप में। दिया कुमारी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अल्टरनेट मानी गई है, उनको इसमें जगह दे दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा पिछले 5 साल से अगर बीजेपी में कोई संघर्ष करता आया है, किसी ने कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। सर यहाँ पे एक दृश्य और भी दिखता है कि जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया भी विधानसभा में काफी मुकर तरीके से उन्होंने वो पक्ष को घेरा है, अब उन्हें जो है वो वहाँ का असम का राज्यपाल बना दिया। तो क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद में किरोड़ी लाल की और कोई तस्वीर बनेगी, या मीणा जी की तस्वीर? देखिए, एक अगर ये सभी मानते हैं, उनके पक्ष वाले या विपक्ष वाले, कि पिछले 5 साल तक किरोड़ी लाल मीणा ने जो संघर्ष किया है, एक पार्टी को विपक्ष का रोल किया है, वो एकमात्र किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। इस सीट में हम लोग कुछ सीटें देख रहे हैं, लेकिन एक सीट और बच रही है गोलमा देवी की, जो उनकी वाइफ की है। कहीं ना कहीं उनको भी जगह मिल सकती है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसमें किरोड़ी लाल मीणा का बहुत बड़ा और अहम रोल होगा। तमाम दर्शक हमारी इस बात को भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने आचार संहिता के बाद जो है वो पूरे राजस्थान को चौंका दिया है, यहाँ तक कि जितने 41 कैंडिडेट हैं उन्हें भी पता नहीं था कि आज उनके नाम पर जो है वो मोहर लग सकती है। लेकिन सर, सबसे खास बात ये देखी जा रही है कि अब बीजेपी की कितनी सूचियाँ आएगी, क्योंकि 200 विधानसभा हैं, अब 41 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। तो सर, बाकी की तस्वीर किस तरीके से बीजेपी की साफ होगी? देखिए, इन सीटों में अगर आप देख रहे हो तो राजस्थान की लगभग हर जिले से कुछ सीटें उठा ली गई हैं। कुछ झुंझुनू से है, कुछ गंगानगर से है, कुछ बांसवाड़ा से है, जोधपुर से है। तो ये सीटें जो किसी एक प्रदेश की या एक इलाके की नहीं दी गई है, उन्होंने लगभग सारी सीटें, 41 का मतलब हो गया, हम ये मानते हैं कि पूरे 41 जिलों से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं। और अब पहली सीट, ये भी उम्मीद, देखिए बीजेपी हमेशा चौंकाती है, उसका एक सबसे बड़ा रोल क्या है कि चौंका देना। ये माना जा रहा था, जैसे कि मोदी ने 3 बार राजस्थान के दौरे कर लिए। ये माना जा रहा था कि पितृपक्ष में पहली लिस्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी एक धार्मिक पार्टी है या धर्म के आधार पर सोचती है। लेकिन उन्होंने ये लिस्ट तुरंत आचार संहिता के लगते ही 1-2 घंटे के अंदर जारी कर दी है। अब दूसरी लिस्ट कब आएगी इसकी कोई नहीं है, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, क्योंकि शुरुआत कर दी है। अब ये दौर, मुझे लगता है बीजेपी एक बार में सीट नहीं देगी, ये कम से कम 3-4 फेजेस में देगी, छोटे। आपके लिए, मीडिया के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि मीडिया क्या करेगी। अगर ये 200 एक साथ दे देते तो आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता,
अब उन्होंने 40 अब दी है, 30 और दे सकते हैं, 20 और दे सकते हैं, लेकिन जो भी आएगा बहुत ज्यादा रिफाइंड होके आएगा। हाँ सर, जिस तरीके से ये चुनावों की भी तारीख तय हो चुकी है कि 23 नवंबर को राजस्थान में जो है जी। वो चुनाव होगा, लेकिन सर 2 त्योहार भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसमें चुनाव आयोग कोई डेट आगे पीछे करेगा? क्योंकि अगर चुनावी माहौल में अगर कहीं त्योहार अगर इंटरफेयर करेंगे तो हो सकता है कि इसका रेशो जो है वो परसेंटेज मतदान का कम हो जाए। सुरेंद्र जी, पहले ये होता था कि एक कैंडिडेट को करीबन 60 से 70 दिन मिलते थे अपने आप को जनता तक लेके जाने में। अगर हम इस पहली लिस्ट की बात करें तो ये पहले कुछ लोग हैं जिन्हें 40 दिन मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो सीटें आएंगी उन सीटों में उन लोगों के पास 40 दिन भी नहीं होंगे, किसी को 20 दिन मिलेंगे, किसी को 30 दिन मिलेंगे। और चुनाव आयोग को अपना कार्य करना है। हमारे जो देश है उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी त्यौहार आते रहते हैं, तो चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना चीज़ें देखी कि उनको सही समय पे एक सरकार देनी है और उसका सही समय क्या होगा। जैसे बहुत से माध्यमों में यही चल रहा है कि देव उठनी 11 है जिस दिन वोट डलेगा, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये कीमत नहीं रखता। हो सकता है उस दिन किसी भी दिन हो, उस दिन उन्हें अपना काम करना है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम किया। हाँ, अब आने वाली जो लिस्ट है उसमें ये देखना है कि कांग्रेस अपनी कब लिस्ट जारी करेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यही नजर आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो है वो अपना इस चुनावी शतरंज के चाल में जो है वो पहला पासा फेंक दिया है, अब बारी जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस क्या इन टिकटों पर या इन प्रत्याशियों के सामने किस तरीके के अपने योद्धा उतारेगी, वो आने वाली तस्वीरें जल्द ही साफ करेगी। इसमें एक बात और कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है कि बीजेपी ने आज अपनी लिस्ट जारी करी, लेकिन साथ साथ छोटा सा ही बहुजन समाज बीएसपी ने भी अपनी एक छोटी सी लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने कुछ 5 लोगों का नाम दे दिया है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये छोटी जो बीएसपी या छोटी पार्टीज हैं उनकी कीमत नहीं होती, लेकिन अगर पिछली सरकार को देखा जाए तो उसमें बीएसपी का बहुत बड़ा रोल था। सियासी गणित का होता, जिन लोगों ने और बनाने में अहम रोल बीएसपी ने निभा सकते हैं। और हो सकता है कि ये कैंडिडेट जीत के भी आ जाएं, क्योंकि 6 कैंडिडेट अगली सरकार में बीएसपी के थे जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 5 कैंडिडेट अभी हैं और 3 कैंडिडेट सबसे पहले बीएसपी ने घोषित कर चुके हैं, यानी 8 कैंडिडेट बीएसपी सबसे पहले कर चुकी है। और हम अगर नाम लेते हैं राजेंद्र गुड़ा जो बीएसपी की सीट से जीत के आए और इसके अलावा मंत्री बने, इसके अलावा हवाना जो नदबई से आए, इसके अलावा लाखन जो करौली से आते हैं, ये सारे बीएसपी के कैंडिडेट्स रहे हैं। और इनको पिछली बार ये नहीं माना जा रहा था कि ये जीत के आएंगे। मैं खुद नदबई में था, मैं खुद करौली में था और कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि यार ये लोग तो नहीं जीतेंगे, लेकिन यही लोग, असल में चुनाव इसे ही कहते हैं, जनता इसे ही कहते हैं कि कौन किसको कब कहां जिता दे, जिससे उम्मीद हो वो हार जाए और जिसको ना उम्मीद हो वो जीत जाए। सर, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मोदी की जो शीर्ष नेतृत्व की जो कमेटी है उसने वागड़ पे भी फोकस किया है। वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिलाकर के टोटल 9 विधानसभा हैं। 9 में से जो है वो 5 विधानसभा जो है वो क्लियर कर चुके, क्योंकि 5 कैंडिडेट इस सूची में वागड़ से भी आ गए। अगर मैं बात करूं बांसवाड़ा की तो सबसे हॉट सीट है बांसवाड़ा की बागिदरा, जहां से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालविया भी लड़ते हैं। उनके सामने उनकी ही साली या उनके रिलेशन में जो है वो कृष्णा कटारा है। उधर से आपके निर्दलीय जो चुनाव लड़ी थी कुशलगढ़ विधानसभा में महिला थी, अब उनके सामने जो है वो भीमा भाई डामोर हैं जो कि पूर्व वसुंधरा सरकार में संसद सचिव रह चुके हैं। अब रमीला खड़िया जो है वो निर्दलीय लड़ी, फिर कांग्रेस में सपोर्ट किया। अब हम बात कर लेते हैं डूंगरपुर की, जिसमें 84 में सुशील कटारा को भी जगह दी गई है, क्योंकि वो वसुंधरा खेमे में जो है वो मंत्री भी रह चुके हैं। इधर से हम शंकरलाल डेचा की बात करें, चाहे हम डूंगरपुर की बात करें, तो टोटल 9 में से जो है वो 5 सीटें बीजेपी ने क्लियर कर दी है। सर, क्या तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी अंचल है। सुरेंद्र जी, आप खुद उस इलाके से आते हैं और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा जो नॉलेज है आप उस इलाके की आप ज़्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस इलाके की घटनाक्रम बता देता हूं कि आदिवासी इलाका है और कहीं ना कहीं वहां पे जो कांग्रेस और बीजेपी के समांतर और निर्दलीय या बीपीटी पार्टीज हैं जो जीतती आई हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के सामने चैलेंज है कि वो अपनी सीटें कैसे निकाल पाएंगी। महेंद्र सिंह मालवीय जो आपने शब्द लिया, वो कहीं ना कहीं नेता रहे हैं, कहीं ना कहीं संकट मोचन रहे हैं, कहीं ना कहीं साथी रहे हैं, और कहीं ना कहीं गहलोत
ने उनको परोपकार करके उनको मंत्रिमंडल हमेशा रहा है। इसके अलावा जो महिला आपने अभी बताई, उन्होंने कृष्णा कटारा को तो नाम है, हाँ। जो रमीला खड़िया है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस को सपोर्ट किया। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने भी उनको दोबारा उसका रिवर्ट किया और कई बार उनका नाम लिया अलग अलग मंचों से कि सरकार बचाने में इनका रमीला खड़िया का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, अच्छा, अब एक और आप शायद इस टॉपिक पे भूल गए हैं कि इसमें कुछ एमपीज, यस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर्स को उतारा गया। हाँ। ये कुछ ऐसे ही हुआ कि हम इस पिक्चर को बनाने के लिए हम लोगों ने मल्टी स्टारर पिक्चर बना दी। हमने हीरो बहुत सारे उतार दिए और इन हीरो का नाम कौन कौन हो सकते हैं? किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुए, दिया कुमारी हुई, ठीक है ना। इसके अलावा अजमेर से आए जो किशनगढ़ से आपने ये क्या नाम है, भागीरथ चौधरी आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके करीबन 5 से 7 लोग उतारे गए हैं और ये पिक्चर जो बनाई है इसमें पूरा प्रारूप है। इसमें ये देखा गया है कि जातीय समीकरण क्या है। बाबा बालकनाथ बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं बार बार लोग बाग उन्हें राजस्थान का योगी बोलते हैं, दूसरा योगी बोलते हैं। और बहुत से लोग अंदाजा भी लगाते हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने नीचे इतने लोग बना देते हैं कि लोग बाग इसी बात में कंफ्यूजन रहते हैं कि आखिर कौन सीएम बनेगा। वो बात अलग है, चुनाव होगा, वो 3 दिसंबर को लगभग आपके सामने स्थिति क्लियर होगी कि किसकी सरकार बननी है। लेकिन मैं इस लिस्ट के बारे में कहना चाहूंगा, जानदार, शानदार और ईमानदार कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। देखिए, तमाम दर्शकों को हमने आज का विश्लेषण बताया कि किस तरीके से 41 कैंडिडेटों की जो सूची बीजेपी ने फाइनल की है, मोहर लगाई है। अब इनके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इनके पास है, ये ज़्यादा कैंपेनिंग कर सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस महाभारत के रण में बीजेपी के योद्धाओं के सामने किन किन योद्धाओं को मैदान में उतारती है। हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे तमाम सियासी गणितों को लेकर के जल्द हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।